हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो लोग हार नहीं मानते हैं ना, उनकी सफलता निश्चित होती है। आज नहीं तो कल वो बंदा सफलता हासिल करेगा ही। जैसे कि आप लोगों को पता है कि कल तो डेट आ चुकी है फोर्थ फेज वाले स्टूडेंट के लिए भी, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे थे जब मैंने 25 डेज पहले भी आप लोगों को कुछ चीजें प्रोवाइड कराना स्टार्ट किया, तब वो कह रहे थे कि अब क्या कर लोगे, सिर्फ 25 दिन बचे हैं। अब आप खुद सोचो कि आपको कितना ज्यादा टाइम मिल गया है। वो 25 दिन, उसके बाद लगातार 1 महीने से पेपर हो ही रहा है, 1 महीना ये, और उसके आगे अभी 19 तारीख को पेपर है, किसी का 25 तारीख को पेपर है, किसी का 7 अक्टूबर को पेपर है, और हुबली वालों का तो उसके भी बाद पेपर है। तो जिन लोगों ने शुरुआत कर दी थी उन लोगों को कोई रोकेगा नहीं, क्योंकि उन लोगों ने सारी चीजों को अगर अच्छे से एनालाइज किया है तो वो अगर मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक भी करके चले जाएंगे तब भी वो लोग सिलेक्शन के करीब हो जाएंगे। तो गाइस, अब हम आज बात करेंगे कि किन टिप्स एंड ट्रिक्स के थ्रू आप लोग बहुत ही अच्छे मार्क्स गेन कर पाओगे, और कौन कौन से टॉपिक्स हैं साइंस, स्टैटिक, जीके, रीजनिंग और मैथ्स में जिन्हें आप इस टाइम पे करके चले जाओ तब भी आप लोगों का सिलेक्शन श्योर हो जाए। देखिए गाइस, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैथ्स का जो लेवल आ रहा है, जैसा कि आप लोगों को बताया गया था कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लेवल नहीं है। एडवांस मैथ की अगर मैं बात करूं तो सिर्फ बेसिक्स पूछ रहा है वो। अगर आपको बेसिक फॉर्मूलाज की भी नॉलेज है तब भी आप क्वेश्चन को सारे के सारे अटेम्प्ट करके आ जाओगे, क्योंकि इधर तो वो थोड़ा बहुत जा भी रहा है, टाइम एंड वर्क में भी अभी इजी पे ही चल रहा है, कोई भी डिफिकल्ट क्वेश्चन देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर मैं एडवांस की बात करूं तो वहां पे तो ऐसे फॉर्मूलाज, मतलब अगर बेलन से क्वेश्चन आ रहा है तो डायरेक्ट पाई आर स्क्वायर पे दे देगा, 2 पाई आर एच पे दे देगा। अगर किसी भी चीज पे देखिए ना, प्रिज्म पे गया है वो अभी, ठीक है, आप लोगों से ना पिरामिड पूछा है, सिर्फ बेसिक चीजों पे चल रहा है वो। समांतर चतुर्भुज, समलंब या फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी जा रहा है तो डायरेक्ट आपको एक त्रिभुज दे रहा है, और उसके आपको त्रिभुज नहीं भी दे रहा है तो उसके तीनों कोऑर्डिनेट दे रहा है, आपसे त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ ले रहा है। आपको एक आयत दे देगा, या मान लो आपको एक चतुर्भुज दे देगा, उसके चारों कोऑर्डिनेट दे देगा, आपसे पूछ लेगा कि ये किस टाइप का चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, किस तरीके का। तो वो सारी चीजें बहुत ही आसान है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का अगर आपको बेसिक भी आता है, जो मैंने आपको एडवांस मैथ का लेक्चर सजेस्ट किया था, फिर से कर दूंगा। और मैं आप लोगों को बता दूं, इस वीडियो के बाद मैं आपको एक पूरा, मतलब कि कहां से कौन सी चीज कंप्लीट करनी है, एक इस तरह का मैसेज आप लोगों को दूंगा जिससे आप लिंक पर क्लिक करके वो सारे टॉपिक्स कवर कर लोगे जाके। और गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है इस टाइम पे, मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूं, 100 क्वेश्चन, ये देखिए टिप्स एंड ट्रिक्स है, फिर हम सोर्सेज पे बात करेंगे कि कौन सी चीजों के लिए क्या क्या पढ़ सकते हैं। सबसे जो इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम के लिए, आपको 100 क्वेश्चन देखना कंपलसरी है। अगर आप 100 क्वेश्चन नहीं देख के आ रहे हो देन आपका सिलेक्शन बहुत कम हो जाएंगे चांसेस सिलेक्शन होने के। इसलिए, और कुछ टॉपर्स के सजेशंस आ रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 50 से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना शुरू करिए, कभी भी 100 से वापस मत आना। अगर आपका मन हो रहा है तो 40 या 50वें क्वेश्चन से आप आगे जा सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यह है कि कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन आपको दिखे, मान लीजिए आपको सिटिंग अरेंजमेंट में 8 लोग दिखे देख रहे हैं, पहली बार में अटेम्प्ट करना ही नहीं है। आपको कोई भी अगर बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है, वो क्वेश्चन आप पहली बार में अटेम्प्ट ना करें अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं तो। ये मैं अपनी बातें बता रहा हूं, टॉपर्स के बेस पे जो मैंने पता चली है या जो मैंने अब तक सीखा है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। ये आपके लिए बेस्ट होगा कि मेरे भाई, बड़े क्वेश्चंस को पहली बार में स्किप कर दो, या कोई क्वेश्चन अगर आपको गलत दिख रहा है, इजी भी है, तब भी उस क्वेश्चन पे अटकना नहीं है, क्योंकि इस चीज को मैं बहुत पहले से फील कर चुका हूं। रेलवे हो या कोई भी एग्जाम, उनमें 1-2 क्वेश्चन हमेशा गलत मिलते ही हैं, जिसकी वजह से अगर कोई बच्चा उस पर टाइम गवाता है तो वो अपना सिलेक्शन को गवा चुकेगा, या उसका सिलेक्शन निकल लेगा, सिलेक्शन नहीं हो पाएगा फिर। क्योंकि मैं खुद अपना बता रहा हूं, मेरी खुद की शिफ्ट में 4 से 5 क्वेश्चन गलत थे, रेलवे ने 5 क्वेश्चंस को इग्नोर किया, उसमें से 3 क्वेश्चन मैथ के थे और एक बोर्ड मास का क्वेश्चन था जिसपे मैं लिपटा रहा, जिसकी वजह से मेरे 3 से 4 मिनट बर्बाद हुए एक क्वेश्चन में। इसी तरीके से बाकी क्वेश्चंस में भी 1-2 मिनट बर्बाद हुए। तब भी आप लोग समझ सकते हैं कि अगर आपके 10 मिनट इस तरह से बर्बाद हो गए तो आपने कितनी ज्यादा कीमती समय खो दिया है, क्योंकि टोटल आपके पास 90 मिनट्स है, उसके अंदर ही आप लोगों को सारी चीजें करनी है। और जो लोग ये कह रहे हैं कि साइंस में सिर्फ 15 करके आना, 10 करके, ये पहले से डिसाइडेड नहीं होता है, पेपर में जाने के बाद डिसाइड होगा कि रीजनिंग के 5 क्वेश्चन छूटने हैं या साइंस के छूटने हैं। अगर साइंस इजी आ गई तो हम क्यों छोड़ेंगे किसी के कहने पे कि भैया साइंस में 16 ही अटेम्प्ट करके आना, 17। ये सब बातें बेवकूफी वाली हैं। जितना आप पहले राउंड में कर पाए, आप पहले राउंड में जाइए और उन सारे क्वेश्चंस को देखिए।
ये बात पे मैं इसलिए जोर दे रहा हूं क्योंकि ये एकमात्र चीज ऐसी है जो आपके 5 से 7 नंबर बढ़वा देगी लगातार। ये 1 साल पहले जो वीडियो बनी थी उसमें भी यही बताया था, हर वीडियो में मैं ये बताता हूं कि लास्ट तक क्वेश्चन देखना कंपलसरी है। ये हो गया। दूसरा आप लोगों के लिए टिप्स जो है वो टिप्स एंड ट्रिक्स में एक चीज ये है, 2 चीजें मैंने बता दी, लॉन्ग क्वेश्चन पे अटकना नहीं है, 100 क्वेश्चन हर हाल में देखने हैं। 17 अगस्त से लेके अब तक के मेरे भाई रीजनिंग, अगर आपका पेपर लेट है तो रीजनिंग और मैथ के कम से कम 10-10 सेट लगा लेना या देख लेना कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। आप चाहे ऑफलाइन ही सॉल्व करके देख लो, चाहे जहां से मन करे, लेकिन कम से कम 10 शिफ्टों का एनालिसिस कर लेना। आप इसके लिए VIP गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन पर जाकर फ्री में टेस्ट लगा सकते हैं, क्योंकि 15-15, 20-20 टेस्ट तो मैंने ही फ्री कर रखे हैं। तो आप हर सब्जेक्ट का जो जैसे जो 2 सब्जेक्ट हैं मैथ और रीजनिंग, इनके लिए कम से कम इतना जरूर कर लीजिएगा आप। इसके अलावा जो बचती है साइंस और जीके, उसमें मैं 5 या 10 से काम नहीं चलेगा। 17 अगस्त से लेके अब तक जितनी शिफ्टें हुई हैं, सारी शिफ्टों के क्वेश्चंस आपके देखे हुए होने चाहिए विद एनालिसिस। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप सिर्फ जल्दी से जाइए सबमिट, जैसे हमारी एप्लीकेशन पे गए या टेक्स्ट बुक पे गए, जहां मन करे आपका, एप्लीकेशन पे गए, आपने जीके का टेस्ट खोला, 1 मिनट में जाकर उस टेस्ट को सबमिट कर दो, और वो टेस्ट सबमिट करके उसके सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन भी देखो, क्वेश्चन भी पढ़ो। टेस्ट मत लगाओ, जितने टाइम में आप आधे घंटे में टेस्ट लगाते उतने टाइम में आप उसका सॉल्यूशन देख लोगे, उस क्वेश्चन को पढ़ लोगे। ये उन लोगों के लिए बोल रहा हूं जिनके पास टाइम कम है। लेकिन जिन लोगों का पेपर अभी 10 दिन बाद है, मेरे भाई तुम टेस्ट लगाओ, बहुत ही आसानी से आप टेस्ट लगा लोगे, फ्री ऑफ कॉस्ट ही टेस्ट लगा लो, पैसा एक मत खर्च करो। लेकिन मैं आप लोगों से कहूंगा कि भैया चाहे आप टेक्स्ट बुक से, चाहे आप किसी भी यूट्यूब चैनल से उठाओ क्वेश्चंस, लेकिन क्वेश्चंस जरूर देख के जाना प्रीवियस वाले, क्योंकि 7 से 8 क्वेश्चंस एज इट इज रखे हुए मिलेंगे आपको, बल्कि ज्यादा ही। और बाकी जो क्वेश्चंस, बाकी जो बचे, देखिए 7 से 8 तो ऐसे ही मिल गए एज इट इज। उसके अलावा जो क्वेश्चंस बचे वो उन जो आपने क्वेश्चन किए होंगे उसके इर्द गिर्द घूमेंगे, इसके इर्द गिर्द घूमेंगे। ये 7 से 8 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ मैं साइंस और जीके में बता रहा हूं। बाकी मैथ्स और रीजनिंग का तो पूरा का पूरा पैटर्न अभी तक चेंज ही नहीं हुआ है। जो 17 अगस्त को चीजें देखी जा रही थी, आज तक उसी पैटर्न पे घूम रहा है। तो रीजनिंग में और मैथ्स में किन टॉपिक्स पे ध्यान देंगे उनकी बाद में बात करते हैं। तो 3 टिप्स आपके पास हो गए। सबसे पहला, 50 से क्वेश्चन शुरू कर सकते हो, 100 क्वेश्चन देखने कंपलसरी है, जल्दी जल्दी जाना है, पीछे से पेपर कभी शुरू मत कर देना, कभी 100 से पीछे को लौटते चले जाओ। ये सबसे बड़ी बेवकूफी होगी, क्योंकि आपका दिमाग बार बार आपको आगे करने के लिए बोलेगा, आप पीछे करोगे तो ये दिमाग के साथ क्या हो जाएगा, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। इसलिए ये काम मत करना। लॉन्ग क्वेश्चंस को पहली बार में छोड़ देना। 17 अगस्त से अब तक के सारे पेपर्स देख लेना, जितने भी क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चंस होने चाहिए, जिन टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं उन टॉपिक्स को इन डेप्थ जरूर से जरूर पढ़ लेना। जैसे कि पंचायती राज से क्वेश्चन आया तो आपको पंचायती राज टॉपिक कंप्लीट करना है, चाहे आपकी नींद हराम हो चाहे कुछ हो, लेकिन आपका पंचायती राज टॉपिक कंप्लीट होना चाहिए। इसी तरीके से अगर आर्टिकल से क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपकी चाहे जान निकल जाए, लेकिन आपको 2 से 3 दिन 4 दिन 5 दिन लगा के सारे के सारे इंपोर्टेंट आर्टिकल जरूर से जरूर रट लेने हैं। कहां से मिलेंगे इंपोर्टेंट आर्टिकल? आप जब एप्लीकेशन पे पहला ही टेस्ट लगाओगे तो उसमें आर्टिकल तो एक आया हुआ है, लेकिन सारे आर्टिकल हमने उसके अंदर डाल दिए हैं विद लाइन, एक एक लाइन से डले हुए हैं। वो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा संविधान संशोधन है, वो भी आप लोगों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए फिर अब बता ही रहे हैं तो नहीं बता देते हैं। देखिए ये वाला जो टॉपिक है स्टैटिक जीके और करंट का, इस टॉपिक पे ज्यादा ध्यान ना दें। जो चीजें आपने पढ़ी हुई है सिर्फ उसी चीज को रिवाइज कर लें, या आपको जो प्रीवियस ईयर बताए गए, जो मतलब 17 अगस्त से अब तक के पेपर हो रहे हैं, उन पेपर्स को देख लें। ये आपके लिए मोर देन इनफ है। उसके अलावा आपके पास टाइम है तो प्लीज ये वाले टॉपिक जरूर देख लें, क्योंकि यही टॉपिक आ रहे हैं। ये वाली चीज और जो मैं पेपर में बता रहा हूं, ये दोनों चीज कॉमन है, कोई अलग नहीं है। क्योंकि इसके अंदर स्पीडी, देखिए स्पीडी के इर्द गिर्द ही घूम रहे हैं टॉपिक्स। सारे अवार्ड स्पीडी से आए हैं अभी तक। जितनी भी चीजें देखने को मिल रही हैं, मैक्सिमम चीजें आपको स्पीडी से देखने को मिल जाएंगी। स्पीडी अगर आपके पास है, जो मैंने 15 पेजेस में प्रोवाइड करवाई थी, आप वो वाली चीज पढ़ सकते हैं। संविधान के इंपोर्टेंट नोट्स जो मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कराए, आप उन्हें पढ़ के चले जाइए। 4 से 5 क्वेश्चन आपके फंस जाएंगे अगर आए तो, बल्कि 2 से 3 क्वेश्चन तो हर बार आ रहे हैं, हर बार आ रहे हैं, हर बार आ रहे हैं। वो तो आप टेस्ट सीरीज से भी लगा लोगे अगर आप नहीं भी लेते हो तो नोट्स। इंपोर्टेंट स्टैटिक जीके ये वाली पढ़नी है, जिसमें आर्टिकल्स पढ़ने हैं, पंचायती राज व्यवस्था पढ़नी है, मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, संविधान के विदेशी स्रोत। यहां पे ज्यादा तो नहीं लिख सकते, लेकिन कुछ टॉपिक्स लिखे हैं जो आ रहे हैं। नीति निर्देशक तत्व, ऑल इंपोर्टेंट अवार्ड जितने भी हैं सारे के सारे आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हैं।
और इसके अलावा नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय वाला जो चैप्टर होता है जिसके अंदर जीडीपी आती है, जीएनपी आती है, एनएनपी आती है, ये वाली चीज आपको करनी है। बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है जिसमें आप लोगों को रेपो दर क्या होती है, रेपो टेप क्या है, इस तरह की चीजें आप लोगों से पूछी जा रही है। तो बैंकिंग की थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी जो मोस्ट इंपोर्टेंट वाली है वो आपको पता होनी चाहिए बस। गांधी युग आ रहा है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म से क्वेश्चन आ रहे हैं, मुगलों से थोड़ा बहुत पूछ ले रहा है, नदियां और उनकी सहायक नदियों से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, चाहे नदियों की लंबाइयां हो चाहे कुछ भी हो, नदियों से रिलेटेड चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। त्योहार से इन डेप्थ जा रहा है कि ये वाला त्योहार कहां मनाया जाता है, कंबाला नामक जो त्योहार है इसके अंदर क्या होता है, ठीक है, इस तरह से इन डेप्थ चीजें पूछ रहा है। मान लो आपसे पूछ लेगा पूरी यात्रा जो होती है वो कहां होती है जगन्नाथ की, या कुंभ मेला कहां किन किन शहरों में लगता है, मतलब इन डेप्थ आपसे चीजें पूछी जा रही हैं। इसके अलावा इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स के अवार्ड आपको याद होने चाहिए। स्पोर्ट्स अवार्ड में बहुत सारे अवार्ड आएंगे, जैसे आईसीसी अवार्ड है, आईपीएल है, ये सारी चीजें। आईपीएल मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि आ रहा है राष्ट्रमंडल खेलों तक से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये वाली चीजें आप लोग जरूर से जरूर करके जाएं। आईपीएल 2022 इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स अवार्ड में नोवेल वोवेल तो जो कर रहे हो उन्हें करते ही रहो। जनगणना मोस्ट इंपोर्टेंट है, जरूर से जरूर कर लेना, लेकिन इन डेप्थ कर लेना इसे। इसमें यह तक पूछ रहा है कि शेड्यूल कास्ट का कितना परसेंटेज है, कौन सी जाति सबसे कम पाई जाती है भारत में, ठीक है, और कौन सी जनजाति कम पाई जाती है, पूरा मतलब इंडेक्स, भाषाई आधार पर सबसे कम जनसंख्या किसकी है, इस तरह के क्वेश्चंस पूछ रहा है। वो सारे जनगणना के अंदर ही आधारित हैं। आप लूसेंट से भी जनगणना कवर कर सकते हैं, मैं भी प्रोवाइड आप लोगों को करवा चुका हूं। संविधान संशोधन से क्वेश्चन पूछ रहा है, भाषाओं पर आधारित प्रश्न पूछ रहा है, भारत की जलवायु और भारत की जलवायु से क्वेश्चन पूछ रहा है, उष्णकटिबंधीय वन एक्सेट्रा आंदोलन जो है वो क्वेश्चन पूछ रहा है, वेदों से क्वेश्चन पूछ रहा है, मिट्टियों से क्वेश्चन पूछ रहा है। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि और क्वेश्चन टॉपिक से नहीं पूछ रहा है, लेकिन कम से कम आप इतने टॉपिक जरूर कवर कर लीजिए। इसके अलावा एक बार मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, चाहे आप फ्री के ही देखिए, फ्री में कम से कम 15-20 टेस्ट सिर्फ जीके के हैं, तो आप एक बार उन टेस्टों को जरूर से जरूर देख लीजिए। मैं आपसे पैसा तो नहीं मांग रहा ना, आपके सिलेक्शन के लिए बोल रहा हूं मेरे भाई। आप एप्लीकेशन वीआईपी गुरुजी एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिए, शाम को उसका अपडेट भी आ जाएगा और बहुत स्मूथ चलेगी शाम से। अगर आपके पास अभी एप्लीकेशन पुरानी वाली भी है तो आप टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि स्मूथ वाला वर्जन मैंने उसमें डाल दिया है। शाम को या कल मॉर्निंग तक वो प्ले स्टोर पे भी अपडेट हो जाएगा। बहुत अच्छे से एप्लीकेशन वर्क कर रही है, तो आप इसके जो टेस्ट है उनके जो क्वेश्चंस हैं उनको जरूर से जरूर देख लीजिए, जिससे आपके दिमाग में एक माइंड सेट हो जाए कि भैया हाँ यहां से चीज पूछ रही है, यहां से पूछ रहा है। तो जब आप अपनी करंट की बुक या अपने नोट्स उठाओगे तो उन टॉपिक्स पर ज्यादा ध्यान दोगे जिन क्वेश्चंस को पूछा गया है, क्योंकि एप्लीकेशन में जो क्वेश्चन डाले गए हैं वो 100% ऑथेंटिक क्वेश्चंस हैं, या फिर वो क्वेश्चन है जैसे मान लीजिए मैथ्स में हमें पता लगा कि ये वाला क्वेश्चन आया था, अब पूरा क्वेश्चन वो नहीं मिला तो हमने उस टाइप का क्वेश्चन डाला हुआ है। तो अगर आप मैथ्स के 5-5, 10-10 सेट भी कर जाएंगे तब भी काम हो जाएगा, लेकिन जीके का एक एक क्वेश्चन देखा हुआ होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन फंसा पाओगे, अदरवाइज आप क्वेश्चन नहीं फंसा पाओगे। 1-2 रुपए का लालच मत करना। अगर आपको 50 रुपए 80 रुपए खर्च करके उसमें टेस्ट मिलेंगे तो आप जरूर से जरूर उन टेस्ट को लगाइए। आप याद करेंगे जब आपके 5 से 7 मार्क्स बढ़ जाएंगे कि भैया मेरा सिलेक्शन हो गया, अदरवाइज आप लोग रोते रह जाओगे, 2 नंबर भी कम रह गए, 4 नंबर भी कम रह गए। तो गाइज ये क्वेश्चन जरूर से जरूर देख लेना। अगर आपको खर्चा नहीं करना है आप मत करिए, लेकिन 15 से 20 टेस्ट जरूर लगा लीजिए फ्री वाले। इसके अलावा और भी टेस्ट फ्री कर देंगे, कल वाले भी टेस्ट फ्री करवा देता हूं, अभी जाने के बाद परसों वाले भी टेस्ट फ्री करवा देता हूं, वो वाले टेस्ट भी आप लोग लगा लीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं यहां पे साइंस की। देखिए साइंस में 10th की एनसीईआरटी से उसे प्यार हो गया है, वो 9th की एनसीईआरटी की ओर अभी तो झुका नहीं है। आगे झुके ना झुके ये पता नहीं है, या तो एग्जामिनर कुछ ज्यादा ही चालाक हो गया है या फिर उसके अंदर अकल कम हो गई है, ये नहीं कह सकते, क्योंकि उसने 10th की एनसीईआरटी जो वर्ड है आपके सिलेबस लिखा हुआ, ये सिलेबस है, इसके अंदर जो साइंस के लिए वर्ड लिखा हुआ है वो वर्डिंग ये हुई है, एक बार देख लो यहां, ये लिखा हुआ है The syllabus under this shall cover physics, chemistry and life sciences of 10th standard level। यहां पे उसने लिखा है of 10th standard level, तो भाई साहब ने 10th की एनसीईआरटी उठाई और बस उसी पे फोकस्ड हैं। वो ये नहीं देख रहे हैं कि 10th से नीचे की चीजें भी पूछी जाएंगी। तो गाइज आप लोग भी स्मार्ट बनिए। हमने जो टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवा रखी है अभी वाली, उसमें सिर्फ और सिर्फ वही क्वेश्चन है जो पूछे जा रहे हैं। तो 10th तो आपका वहां से तैयार हो ही रहा है, तो मैक्सिमम आपका जो ध्यान होना चाहिए वो सिर्फ 10th के सिलेबस पे होना चाहिए। बाकी आप लोग सिर्फ ऊपर ऊपर से
चीजें देखते रहना 9th की भी, क्योंकि अगर शिफ्ट हुआ, देखिए अभी तक तो उम्मीद लग रही थी कि हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, थर्ड फेज भी आ गया, पता नहीं कब होगा, तो अब उम्मीद ऐसी लग रही है कि नहीं होगा। तो नहीं होगा तो मत हो, हमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि हमारा बच्चा तो स्टार्टिंग से 10th के ही क्वेश्चन लगाता आ रहा है। 17 अगस्त के बाद से तो सारी चीजें 10th की ही प्रोवाइड करवाई जा रही है। जैसा पेपर आ रहा है वैसा टेस्ट बन रहा है, जैसा पेपर आ रहा है वैसा टेस्ट बन रहा है, तो हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर भी आप एक बार फॉर्मूलाज वगैरह देखते रहना, क्योंकि अगर चेंज हुआ, देखिए जिस दिन चेंज होगा, जिस दिन वो 9th की ओर घुसेगा, उस दिन के बाद से बच्चे सब एक्टिव हो जाएं। उस दिन के बाद आप लोगों को 9th की ओर जाने की जरूरत है। अदरवाइज अभी 9th के ऊपर बच्चे पूछ रहे थे इसलिए मैं बता रहा हूं, तो अभी के हिसाब से तो मुझे नहीं लग रहा कि 9th के ऊपर ज्यादा जाने की जरूरत है। 10th में आप लोगों को मैं बता दूं, देखिए 10th की एनसीईआरटी का एक एक चैप्टर, इस बात को मैं लिख के दे सकता हूं। जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ना इस टाइम पे, जो प्राकृतिक संसाधनों से क्वेश्चन आ रहे थे, आपने देखा होगा सौर ऊर्जा से क्वेश्चन आ रहा था, या इसके अलावा पवन ऊर्जा से क्वेश्चन आ रहा था, नाभिकीय संलयन से क्वेश्चन आया, ये जितने भी क्वेश्चन है ना, ये देखिए सब लोग क्या करते हैं, प्रकाश पढ़ाते हैं 10वां चैप्टर, ह्यूमन आई पढ़ाते हैं 11वां, 12वां चैप्टर विद्युत पढ़ाते हैं, और 13वां आपका विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। ये चारों चैप्टर तो आज भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, लेकिन इसके पीछे के जो चैप्टर हैं 2-3 और, उनसे भी क्वेश्चंस बन रहे हैं जो एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर में दिए हुए हैं या जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, क्योंकि भाई साहब पूरी तरीके से निश्चित हो गए हैं एनसीईआरटी के ऊपर। इसलिए आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एनसीईआरटी की एक एक चीज पढ़ डालो, स्टार्ट से लेके एंड तक, जिसमें अगर आपको ज्यादा ध्यान देना है, आपके पास टाइम नहीं है, तो केमिकल रिएक्शंस मतलब जो पहला वाला चैप्टर है उसके रिलेटेड इतने क्वेश्चंस हैं। दूसरे क्वेश्चंस कौन कौन से हैं, ऑक्सीकरण अपचयन मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन से रिलेटेड इतना क्वेश्चंस आ रहा है हर शिफ्ट में, पहले दिन भी आया था, आज भी आ रहा है लगातार ऑक्सीडेशन रिडक्शन, और उसके अलावा रेडॉक्स अभिक्रिया आप लोगों को पता है। फिर क्वेश्चन उदासीनी किरण अभिक्रिया से पूछ रहा है, उष्मा शोषी से पूछ रहा है, उष्मा क्षेपी से पूछ रहा है। तो जितनी भी रिएक्शंस होती हैं उनके टाइप आपको समझ में आने चाहिए। दूसरा, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना आना चाहिए कि उसको हम बैलेंस कैसे करते हैं। ये आप लोगों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हो गए। और कोई रिएक्शन दे देगा उसमें आपको पता होना चाहिए कि किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें फिजिक्स में, अभी तो चलो केमिकल अभी यहां हो गए। दूसरा, अम्ल और क्षार से रिलेटेड तो छोटे से क्वेश्चन आ रहे हैं, ज्यादा नहीं आ रहे, लेकिन क्वेश्चंस आ रहे हैं क्योंकि वो 10th की एनसीईआरटी पे टिपा है और वो अम्ल और क्षार से क्वेश्चन पूछ ही रहा है। मेटल एंड नॉन मेटल्स में अगर आप लोग बात करेंगे तो सक्रियत श्रेणी से बहुत क्वेश्चन पूछ रहा है वो। मेटल्स नॉन मेटल्स में जो सक्रियत श्रेणी होती है, या फिर आप लोगों से एटॉमिक नंबर से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, इस धातु का आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए, इस तरह के क्वेश्चन भी वो पूछ रहा है, जो 9th का भी थोड़ा सा पार्ट है, कह सकते हो आप। 9th में भी वो चीजें पूछी जाती हैं, जैसे सेल है, सेल से क्वेश्चन आ रहे हैं तो वो 9th का ही पार्ट है, ठीक है, बायोलॉजी में। इसके अलावा चौथा चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे इतने क्वेश्चन पूछ रहा है, इतने क्वेश्चन पूछ रहा है, कार्बन एवं उसके यौगिक से लगातार क्वेश्चन पूछ रहा है। इसलिए भैया ये चैप्टर मैंने करवा भी रखा है, आप एप्लीकेशन में भी जाके देख सकते हो, यूट्यूब पे भी देख सकते हो, बहुत अच्छे से आप लोगों को चैप्टर कराया। उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो सब लगभग आप बना लोगे, या यूट्यूब पे किसी का भी लेक्चर देखिए, लेकिन वो चैप्टर कंप्लीट कर लीजिए। फिर इसके बाद आज मैं आप लोगों को दूंगा लिंक, आप टेंशन मत लो, लिंक दूंगा, आप जरूर से जरूर उसको करिएगा, आपके लगभग सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। थर्ड शिफ्ट वालों को, फोर्थ शिफ्ट वालों को, फोर्थ फेज वालों को, आपको फिफ्थ फेज वालों को आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जो मैसेज दूंगा उसके बेस पे आप सारे क्वेश्चंस बड़ी ही आसानी से बना लोगे। सिर्फ मैसेज पे क्लिक करना है कि यहां पे लिंक पे, और वहां पे चले जाओगे, आप उस चीज को वहां से जाके कंप्लीट कर लेना। ये हो गया। इसके अलावा अगर बात करें लाइट वाले चैप्टर की, देखिए बच्चे कहते हैं कि लेंस दर्पण से आया, लाइट से आया। नहीं, लाइट के अंदर ही दोनों चीजें आती हैं, लेंस भी दर्पण भी, लेकिन उन बच्चों को जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए आप समझा करिए, उनको हो सकता है प्रॉब्लम हो, वो लाइट का मतलब बल्ब समझते हो, ठीक है, इसलिए वो नहीं बता रहे हो, या वो सोच रहे हो अगर बल्ब से क्वेश्चन आएगा तभी हम बताएंगे लाइट से आया है। इसलिए थोड़ा सा हिंदी मीडियम वालों का ख्याल रखा करो, मजाक उड़ाने से अच्छा है कि आप इस चीज पर ध्यान दीजिए कि दूसरा बच्चा आपको क्वेश्चन बता रहा है कि मिरर से कैसा क्वेश्चन आया था। तो देखिए लेंस, मिरर, जो दर्पण है और जो लेंस है, इनसे क्वेश्चंस न्यूमेरिकल टाइप भी पूछ रहा है, इनकी आवर्धन क्षमता पे भी क्वेश्चन पूछ रहा है। हर तरीके का क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में दिया है और जो एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर में दिया है वो यहां से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आज यूट्यूब पे जाके सर्च करोगे, बहुत सारे लोग एनसीईआरटी करा रहे हैं, एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर भी करा रहे हैं, लेकिन मैं जिससे आपको सजेस्ट करूंगा आप उससे कंप्लीट कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बाकी आपका मन जहां से करता है वहां से करिए, कहीं से भी कर सकते हैं, बस मेरा एक सजेशन रहेगा, बाकी आपका मन है, आप जहां से मन करेगा वहां से कर सकते हैं। मैं अपने पे भी नहीं करा रहा हूं, लेकिन कुछ लोग हैं जो काफी अच्छा करा रहे हैं, तो आप वहां से कवर कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सारे क्वेश्चंस कराए। बाकी लोगों को व्यूज गेन करने हैं, उस बंदे ने मेहनत की है, तो आप लोग उसकी मेहनत को देख लेना एक बार, ठीक है।
दूसरी बात है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, वो इलेक्ट्रिसिटी से तो आप लोगों को पता ही है, सिंपल न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं, कुछ भी नहीं है उसमें, बहुत हल्के लेवल की चीजें आ रही हैं, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी से भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो तभी अटेम्प्ट कर पाओ। देखिए कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पढ़ रहे हैं। भाई आप पता क्या कर रहे हो, आप पेड़ पे ना डायरेक्ट छलांग लगाने की कोशिश कर रहे हो, उसकी पत्तियों को छूने की, ऊपर या फल तोड़ने की कोशिश कर रहे हो आपने नीचे से चढ़े नहीं हो, आप डायरेक्ट फल तोड़ने की कोशिश कर रहे हो जो टूटेगा नहीं, क्योंकि फल बहुत ऊपर लगा हुआ है, नीचे से ही चढ़ के जाना पड़ेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि एनसीईआरटी पढ़े बगैर अगर आप सोचते हो कि एग्जाम्पलर हो जाएगी तो होगी नहीं, आप रोते रह जाओगे। जो टीचर करा रहा है उसका बेस क्लियर है, या वो खुद एग्जाम्पलर पढ़ रखा है, उसने देखी है एनसीईआरटी तभी वो करा रहा है, अदरवाइज वो भी नहीं करवाता। तो आप एनसीईआरटी को भूलिए मत एग्जाम्पलर के चक्कर में, क्योंकि एग्जाम्पलर से जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो लगभग उनका वेटेज है 5 या 7 नंबर का, बाकी जो 18 क्वेश्चंस आ रहे हैं ना वो सारे के सारे एनसीईआरटी से आ रहे हैं। तो एनसीईआरटी की थ्योरी आपके लिए कंपलसरी है। ठीक है गाइस, इतना हो गया। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से इतने क्वेश्चंस पूछ रहा है वो इस टाइम पे, इतने, चाहे वो जनरेटर हो, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम हो, दाएं हाथ का नियम हो, लगातार क्वेश्चंस पूछे जा रहा है। और उधर रसायन विज्ञान में एक चैप्टर रह गया था पीरियोडिक टेबल, न्यूलैंड के अष्टक नियम, डोबेराइनर के त्रिक, बस इन्हीं के पीछे भागा पड़ा है, मतलब मरा जा रहा है इन दोनों के पीछे ही। तो गाइज आप लोगों का भी हक बनता है कि एनसीईआरटी में जितनी भी टॉपिक दिए हैं आपको एक एक लाइन उसकी पता होनी चाहिए। मैंने विद मार्किंग आप लोगों को दे रखा है, एक्स्ट्रा फैक्ट भी उसके ऊपर लिख रखे हैं एनसीईआरटी के ऊपर ही, जो मैं आज से 3 महीने पहले दे चुका हूं, जब तो 2 महीने या 3 महीने पहले आप लोगों को दे चुका हूं, जब एग्जाम स्टार्ट भी नहीं हुआ था। और मोस्ट इंपोर्टेंट लिख के दे रखा है, आज आपके पेपर में जो चीजें देखने को मिल रही है सारी वहीं से देखने को मिलेंगी। चाहे वो पूछ सकता है, वो न्यूलैंड के बारे में तो इतना पूछ रहा है कि भैया न्यूलैंड के टाइम में टोटल कितने तत्व अवेलेबल थे, न्यूलैंड की कहां तक लागू होती थी, डोबेराइनर के ट्रायोड में कौन सा एलिमेंट नहीं है। तो जब आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो आपको इतनी सी भी दिक्कत नहीं आएगी, मैं लिख के देता हूं। ठीक है, बाकी हर चीज के क्वेश्चंस का अंदाजा लगाने के लिए आप लोगों से मैं बोल रहा हूं, इस चीज को बार बार बोल रहा हूं, ये मत समझना कि मैं अपनी एप्लीकेशन के लिए कह रहा हूं। मेरे भाई जहां आपका मन करता है वहां से देखिए, लेकिन अगर आपको सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन अगर कहीं से भी मिल रहे हैं, देखिए हमारे पास मिल रहे हैं, ये मैं आपका एक ऑप्शन है आपके पास कि आप हमारे पास देख सकते हैं। बाकी आपके पास अगर किसी दूसरे के पास मिल रहे हैं तो आप हमारे पास मत आइए, उससे देखिए, लेकिन भैया पिछले क्वेश्चंस जरूर देख लीजिए। तो अगर आप चाहते हो तो प्ले स्टोर पे जाके वीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो और वहां से ये वाले जितने क्वेश्चंस हैं आप फ्री वाले टेस्ट लगा के ही सॉल्यूशन जरूर देख लेना। अगर आज रात दिक्कत आए तो कल लगा लेना, क्योंकि कल से एप्लीकेशन का अपडेट आ जाएगा और आप सारे क्वेश्चंस लगा पाएंगे। और आप लोगों के लिए खुशखबरी है, एएलपी वाले बच्चे, जेई वाले बच्चे, डीआरडीओ वाले बच्चे, आज रात को हो सकता है आपके लिए सारे के सारे टेस्ट अपलोड कर दिए जाएं जो आपके टेस्ट है, और वो टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट आपको लगाने होंगे। ठीक है गाइज, ये हो गया। इसके अलावा तो चुंबकीय प्रभाव में आप कर लोगे फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, विद्युत मोटर, विद्युत जनरेटर, ये बहुत अच्छे से, सीधा सा मतलब है 10th की एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़नी है, एक एक टॉपिक। इसके अलावा जो टॉपिक्स वो टच कर रहा है, गर्भ निरोधक, फर्टिलाइजेशन, नसबंदी, कोशिका, चित्रों पर आधारित चित्र दे रहा है। जैसे यहाँ पे आप लोगों को दे देगा महिला जनन तंत्र, उसमें किसी और चीज की ओर संकेत करेगा, बोलेगा बताओ ये क्या है, समझ आ रही है। इसी तरीके से आप लोगों को श्वसन तंत्र दे देगा, किसी चीज की तरफ संकेत करेगा, बताओ ये क्या है, या कहीं पे क्वेश्चन मार्क लगा देगा, कहीं पे ABCD लिख देगा, आपसे पूछेगा क्रम से लगाओ, A नंबर पे क्या लिखा हुआ है, B नंबर पे क्या लिखा हुआ है। तो वो जब आप एनसीईआरटी वो सारे चित्र एनसीईआरटी के ही आ रहे हैं, उससे बाहर का चित्र नहीं आ रहा है, इसलिए एनसीईआरटी के एक एक चीज को देख लो, वही सिलेक्शन दिलवाएगी। अब बात करते हैं यहाँ पे, तो जेनेटिक्स से बहुत सारे क्वेश्चन आना शुरू हो गए। जेनेटिक्स में जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं वो जो मैंने आप लोगों को वीडियो दी थी और जो आपको नोट्स प्रोवाइड कराए, उससे एक भी क्वेश्चन अभी तक बाहर नहीं गया जेनेटिक्स का। हार्मोन्स, रिप्रोडक्टिव सिस्टम और इसके अलावा ऑक्सीडेशन बताई दिया है मैंने। प्रकाश संश्लेषण पढ़ लेना भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है, आ ही रहा है 9th पर। तब तक ज्यादा ध्यान ना दो जब तक किसी एक शिफ्ट में क्वेश्चन ना पूछने लग जाए, तब तक सिर्फ बेसिक देख लो, बाकी कुछ करने की 9th पे अभी जरूरत नहीं है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे मैथ्स में। तो देखिए मैथ्स में भी आप लोगों से कहूंगा कि आप कम से कम 5 सेट एक बार देख लीजिए, लगाइए मत। आप लोग देख लेंगे तो आपको टॉपिक्स का अंदाजा हो जाएगा कि ये टॉपिक पूछ रहा है, तो आप अपनी बुक से भी पढ़ेंगे, अपने नोट से भी पढ़ेंगे, तो उन टॉपिक्स को ज्यादा ध्यान देंगे। लोग कहते हैं ना, यूपीएससी वाले भी कहते हैं कि सबसे पहले सिलेबस देखो, उसके बाद प्रीवियस ईयर देखो। आप लोगों को अंदाजा होगा कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। एक हमारे पास है बेवकूफ बच्चे जो दुनिया भर की कंटेंट देख लेंगे, ये पीडीएफ पढ़ लेंगे, ये कर लेंगे, ये टच लगा लेंगे, वो, लेकिन जो चीज आ रही है उसको नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि हमारी एप्लीकेशन पे चला जाएगा बच्चा।
इसलिए मेरे भाई ये सब छोड़ के एक बार देख लो, आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। और टेस्ट का जो यूनिकनेस है वो उसका सॉल्यूशन है, ऐसा सॉल्यूशन आपको कहीं नहीं मिलेगा जो सॉल्यूशन आपको दिया गया है। ठीक है, मैथ्स में अगर मैं बात करूं तो मेरे भाई द्विघात समीकरण बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है मूलों से रिलेटेड। आप हमारी वीडियो देख लोगे तब भी काम हो जाएगा, तुम किसी की भी वीडियो देख लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मेरे भाई सिलेक्शन लेके दिखा दो। द्विघात समीकरण जरूर से जरूर कर लेना। इसके अलावा सिंप्लीफिकेशन है, ये मैं थोड़ा सा कर देता हूं नीचे, ये सिंप्लीफिकेशन है। एसआई, सीआई, परसेंटेज प्रॉफिट लॉस, इनसे हर किसी से एक एक दो दो क्वेश्चन आपसे पूछा ही जा रहा है। पहले सीआई पे फोकस नहीं था, एसआई पे था और बहुत छोटे छोटे चीजें पूछ रहा था। उसके बाद उसने तिमाही भी देना शुरू कर दिया, एसआई निकलवाएगा तिमाही, एसआई निकलवाएगा छमाही। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि तिमाही कैसे निकलवाते हैं, छमाही कैसे निकलवाते हैं, आप लोगों को ये चीजें आनी चाहिए। और ये सारे टेस्ट में अवेलेबल है, कुछ करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, टेस्ट में सब कुछ अवेलेबल है। परसेंटेज से क्वेश्चन आ रहे हैं, रेशियो प्रोपोर्शन मिक्सचर से क्वेश्चन आ रहे हैं, एडवांस मैथ में ट्रायंगल से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, जिसके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको ट्रायंगल के तीनों कॉर्नर दे देगा कि ये 2,5 है, ये तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो, बोल देगा त्रिभुज समरेख है तो x की वैल्यू निकालो। इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं जो इजी हैं, आप लोग सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड भी कर सकते हो अगर आपको फॉर्मूला आता है। इसके अलावा आप लोगों को सर्कल पता होना चाहिए, सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैंने बता ही दिया है, और 2D एंड 3D मेंसुरेशन से क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। और बेसिक डीआई पूछ रहा है, बेसिक डीआई, ज्यादा डेप्थ में नहीं, सिर्फ बेसिक डीआई पूछ रहा है, तो आप लोग डीआई देख लीजिएगा। लगभग सारे क्वेश्चंस मैथ्स में सब लोग यही बोल रहे हैं कि मैथ्स बनने लायक है। रीजनिंग में जो बात करते हैं, रीजनिंग में इधर, तो रीजनिंग में सीटिंग अरेंजमेंट के लगभग 5 से 6 क्वेश्चंस मिल रहे हैं। देखिए सीटिंग अरेंजमेंट को लोगों ने हुआ बना रखा है, 2 क्वेश्चंस, ज्यादा से ज्यादा 3 क्वेश्चंस मिल रहे हैं राउंड वाले या ऐसे वाले, अदरवाइज बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो लाइन में लगवा रहा है, मतलब कि ऐसे 6 लोगों को एक लाइन में उत्तर की तरफ दिशा करके ऐसे लगवा रहा है, एक मैं यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ खड़ा है, यहाँ खड़ा, मैं खड़ा हूँ, सीता खड़ी है, सिमरन खड़ी है, ऐसा करके खड़ा करके और इनको लगवा दे रहा है लाइन में, समझ आ रहा है। फिर इसके अलावा वो क्या कर रहा है, एक मंजिल पे लगवा रहा है ऐसे करके। ये सारे के सारे जितने भी टाइप आ रहे हैं ये आपको एप्लीकेशन में मिल जाएंगे, इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो जो बच्चे कह रहे हैं ना कि भैया सीटिंग अरेंजमेंट देखिए आपसे अगर बड़ा वाला क्वेश्चन नहीं हो रहा है ना, सबसे पहले तो मैंने आप लोगों से कहा कि पहली बार में उसे छोड़ ही दो, ये आप लोगों के लिए बेस्ट है। जब दूसरी बार में आओ तब करना, लेकिन ये जो 2 क्वेश्चन है इनके पीछे आप अपनी पूरी जान मत लगा दो, ठीक है, कि भैया ये 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। बाकी जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैंने कहा ना अगर 4 क्वेश्चंस आ रहे हैं, 5 क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो उसमें से सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन आपको बड़े वाले मिल रहे हैं। बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो 6 लोगों को ऐसे एक लाइन में खड़ा करवा देगा, ठीक है, एक के ऊपर एक रखवा देगा बिल्डिंग। तो आसान लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, बाकी इतना ज्यादा ये मत समझिए कि बहुत डिफिकल्ट आ रहा है। 1-2 क्वेश्चंस हैं जिसमें 8 लोग भी बैठा रहा है, तो उस क्वेश्चन को पहली बार में छोड़ दीजिए, टाइम बचे तो करिए। और मैं कह रहा हूं कि 95% बच्चों के पास टाइम ही नहीं बच रहा है बाद में, और वो स्मार्ट भी हैं क्योंकि उन्होंने इस क्वेश्चन को छोड़ के बाकी के 4 क्वेश्चन बना लिए। और कुछ बच्चे हैं जो काबिल बन रहे हैं, उस क्वेश्चन को करने के चक्कर में पड़ रहे हैं। भाई टाइम तो लेगा ना, जब 8 लोग हैं तो वो टाइम तो लेगा ना उसे बनाने में, अगर टाइम है तभी करिए, अदरवाइज दूसरे क्वेश्चन देखिए, ठीक है। सीरीज का ईच एंड एवरी लॉजिक देख के जाना, इसके नोट्स भी मैंने प्रोवाइड करवा रखे हैं, तो प्लीज सीरीज के जितने भी लॉजिक होते हैं नोट से बाहर के भी सारे लॉजिक देख लेना, जितने लॉजिक्स आ रहे हैं, क्योंकि मैं जब जाता था एनालिसिस कराने और मैं जो बोलता हूं तो जितने लॉजिक्स मिलते हैं कि आज स्क्वायर प्लस 1 पे था, आज गुणा 2 प्लस 1 पे था, जितने भी लॉजिक मिलते हैं उसी लॉजिक पे हम लोग अपनी जो टेस्ट सीरीज है उसके अंदर क्वेश्चन रखवाते हैं। तो जिस बच्चे ने फ्री वाले टेस्ट भी लगा लिए उस बंदे का भी काम हो जाना है, ये मुझे उम्मीद है, ठीक है गाइज। इसके अलावा डायरेक्शन से बहुत क्वेश्चन पूछ रहा है, तो गाइज डायरेक्शन की देखो ट्रिक होती है जो मैंने पहले ही बताई थी, आप लोगों को पता है। वो ऐसे घुमा रहा है कि उत्तर गया, दक्षिण गया, यहां गया, वहां गया, तो देखिए अगर वो इस तरीके से घुमा, वो क्या कर रहा है, कई बार ऐसा कर रहा है कि 4 बार घुमा देगा आपको क्लॉकवाइज 90 डिग्री, तो आप लोगों को भी सीधे, मतलब कहने का मतलब यह है कि उसके चक्कर में ज्यादा ऐसे नहीं फंसना है कि भैया एक ऐसे चलेंगे फिर ऐसे फिर सोचेंगे, वो पूरा ऐसे ही घुमा रहा है। जब आपको घुमा रहा है तो ऐसे ही ऐसे जब राइट में घूमेगा, ठीक है, जब यहाँ पे आ गया कोई बंदा यहाँ खड़ा है फिर उसको इधर घुमा रहा है तो वो राइट में ही घुमाया जा रहा है उसको, तो आपको भी इसी तरीके से घुमा देना जल्दी जल्दी। अगर आप ऐसे सोच के यहाँ खड़े होके फिर इधर करो, एक बार अगर लॉजिक देखोगे जो मैंने दिखा रखा है वहां पे, और कई बार ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है आपको देखने को मिलेगा कि वो कह देगा कि 35 बार एंटी क्लॉकवाइज घूमा है यहां से, तब भी आप लोगों को क्वेश्चन बताने हैं। घड़ी में ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि 12 बजे घड़ी की सुई उत्तर दिशा में थी, मिनट वाली सुई, तो 3 बजे किस दिशा में होगी, तो आपको उसी हिसाब से आंसर देना है
कि 12 बजे होनी किस दिशा में चाहिए थी, होनी इस दिशा में चाहिए थी, लेकिन थी कितना 90 डिग्री आगे। तो जब आप रियल वाला जो उसने पूछा है उसकी रियल सुई देखोगे, फिर उसको 90 डिग्री आगे बढ़ा दोगे, आपका आंसर आएगा। इसी तरीके से वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर 15 अगस्त 1947 को बुधवार था तो 15 अगस्त 1948 को क्या होगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है, साल का अंतिम दिन क्या होगा, साल का बाद। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, अगर आपको बेसिक भी आते हैं तब भी आप कर लोगे। नोट्स प्रोवाइड इसके भी करवाए जा चुके हैं, आपका जहां से मन करता है वहां से करिए, कोई बाउंडेशन नहीं है। डायरेक्शन टेस्ट हो गया, कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन पूछ रहा है। बेन आरेख जो आ रहा है वो इस तरह का आ रहा है, जैसे यहाँ पे त्रिभुज दे दिया, यहाँ ये दे दिया, ठीक है, और यहाँ पे रेक्टेंगल दे दिया। अब वो पूछ रहा है ऐसे कितने लोग हैं जो चाय, कॉफी और बिस्किट तीनों चीजें पीते हैं। तो बस यहाँ पे आप लोगों को नंबर लिख लिख के दे रहा है और फिर बता दे रहा है कि ये जो ट्रायंगल है चाय को बता रहा था, ये कॉफी को बता रहा था, ये विस्की को बता रहा था। इस टाइप के भी वेन डायग्राफ से क्वेश्चन आ रहे हैं। सिलोक से भी क्वेश्चन पूछ रहा है। इसके अलावा जो क्वेश्चंस हैं बाकी आपके सामने कैलेंडर क्लॉक हो गई। इनइक्वलिटी से भी एक दो क्वेश्चन पूछ रहा है, लेकिन इनइक्वलिटी हल्की आ रही है, ज्यादा बड़ी नहीं आ रही है। कथन पूर्व धारणाएं तो ईजी आ रही है, आप लोग बना लोगे। सिलोक्स का मतलब होता है वही सभी वाले, कुछ वाले, तो वो वाले क्वेश्चन भी पूछ रहा है। तो गाइज आई होप कि आप लोगों को सारी चीजें समझ आई हैं। अब मेरा एक बार फिर से कंक्लूजन है, आप सब लोगों से मैं हाथ जोड़ रहा हूं मेरे भाई, आप ये लालच मत करिए कि आप मेरे यहां आ रहे हो। जिसके पास भी पूरे YouTube के ऊपर किसी भी प्लेटफॉर्म पे अगर आपको 17 अगस्त से लेके अब तक के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं तो आप उनको जरूर से जरूर लगा के देखिए। अगर आपके पास 4 दिन है तब तो आप उन्हें लगा के मत देखिए, सिर्फ देख लीजिए। लेकिन अगर आपके पास 10 दिन है तो आप बाकी चीजों को छोड़ के जो अपना रिवीजन कर रहे हो उस रिवीजन को करिए, बाकी फालतू की चीजों को छोड़ के रिवीजन करिए और पुरानी चीजों को देखिए। आप लोग देखेंगे जब पेपर देके आएंगे तो मैक्सिमम चीजें दोहरा गई थी। आप अपना जो इतना फालतू दिमाग लगा रहे हो इस टाइम पे सिर्फ उन चीजों पर दिमाग लगाइए जिस पे एग्जामिनर ने दिमाग लगा रखा है। समझ आ रही है ना। अब अगर आप सोचते हो कि मैं तो भैया सिलेबस पूरा करूंगा, सिलेबस में तो 9th भी है, 9th तो नहीं पूछ रहा वो, तो पता कैसे चलेगा, पता कैसे चलेगा? पता तो उससे चलेगा ना जब आप डेली के क्वेश्चंस देखोगे। इसीलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि डेली जो क्वेश्चंस डाले जा रहे हैं एप्लीकेशन के अंदर, पूरे पूरे क्वेश्चन डाल देते हैं हम। 43 क्वेश्चन मिले हमें 43 डाल दिए, 46 मिले 46 डाल दिए, 43 मिल रहे हैं तो 43, जितने क्वेश्चन मिल रहे हैं हम आपको एप्लीकेशन में डाल दे रहे हैं कि भैया ये क्वेश्चन आज आए थे। समझ आ रही है। और उसका जो सॉल्यूशन है, अगर मान लीजिए क्वेश्चन हूबहू भी नहीं मिला तो उसका जो सॉल्यूशन है उसके अंदर से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। अब बच्चे कहते हैं, कुछ बच्चे कहते हैं कि भैया गलती आ रही है। आपको ये पता है कितनी मतलब ये कितना ज्यादा क्रिटिकल काम है, वहां पर ऑप्शन लिखना है ए बी, और इतनी जल्दबाजी में आप लोगों को सारी चीजें देते हैं। तो एक आध जगह पे गलती कहीं हो जाती है, उसके लिए हम बैठे हैं इंप्रूव करने के लिए भी। लेकिन ये मैंने उन लोगों से कहा भी था कि इन लोगों को इस चीज का आदी बनाओ कि एक आध क्वेश्चन अपने जानबूझ के भी कभी कभार गलत किया करो, कभी ट्रांसलेशन एरर कर दो कुछ, क्योंकि ये रियल एग्जाम में भी चीजें देखने को मिलती हैं। अब आप लोग अगर यहां से प्रैक्टिस करके गए इस चीज की कि गलत भी क्वेश्चन आता है, आपने उस चीज को छोड़ने की आदत बना ली, तो आपको ये एग्जाम में बहुत बेनिफिट दिलाएगी। इसलिए गलत क्वेश्चनों पर कभी भी, चाहे वो टेस्ट सीरीज हो चाहे वो रियल एग्जाम हो, उन पे ज्यादा भिड़ना नहीं है कि भैया मेरा तो मैथ ठीक है मैं तो इस क्वेश्चन को करके ही जाऊंगा। ऐसे क्वेश्चंस करने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए भिड़ो मत क्वेश्चन से, पहले अपने आप को सिलेक्शन की जोन में लेके आओ। और अगर आप देखिए, अगर आप बहुत अच्छे से देखिए, शिफ्टों पे डिपेंड करता है। ये मत सोचिए कि मैंने बता दिया 65 कट ऑफ जाएगी तो 65 जाएगी ना। आपकी शिफ्ट डिफिकल्ट है तो आपका 60 पे भी सिलेक्शन होगा, आपका 55 पे भी सिलेक्शन होगा। समझ आ रही है ना। जब शिफ्ट डिफिकल्ट है तो दूसरे लोग क्या कहेंगे। और कुछ लोग तो ज्ञानी ऐसे हैं जो जोन वाइज कट ऑफ बताते हैं। मुझे तो यही समझ नहीं आता कि उनके पापा जी ने जोन की कट ऑफ बताई है क्या। कट ऑफ का एक प्रेडिक्शन हो सकता है ओवरऑल कि भैया ऐसे हो सकती है। जोन वाइज कट ऑफ कौन कैसे बता सकता है, किसी को पता है? आप लोग देख रहे होंगे आंकड़े एकदम चेंज हो जाते हैं, जिसकी पहले ज्यादा जा रही थी आज उसकी कम जा रही है। तो कैसे ये प्रेडिक्शन हो सकता है? तो आप कट ऑफ वट ऑफ के चक्कर में मत पड़िए गाइज। मैं आप लोगों से बार बार कहूंगा कि 100 क्वेश्चंस देख लेना, लॉन्ग क्वेश्चन को पहली बार में छोड़ देना। 17 अगस्त से लेके अब तक के सारे क्वेश्चंस जरूर से जरूर देख के जाना। जिन टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं उन टॉपिक्स को जरूर से जरूर इन डेप्थ देख लेना। और जिन भी टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं उन कोशिश को कंप्लीट करने की 100% कोशिश करना। बस यही एक सिलेक्शन का आपको तरीका है जो आपको सिलेक्शन दिलवा सकता है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।